क्या हजारों साल पुराना ज्ञान आज की हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल निकाल सकता है? मतलब सोचिए, क्लाइमेट चेंज, मेंटल हेल्थ जैसी चीजों का। सवाल तो बहुत बड़ा है और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमें चौंका सकता है। एक मिनट के लिए सोचिए जरा। आज से कोई 2600 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में मेडिकल साइंस बस अपने बचपन में था, तब भारत में एक सर्जन थे जो नाक की पूरी सर्जरी कर रहे थे, मतलब रिकंस्ट्रक्शन। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक पक्का ऐतिहासिक सच है। और बस यही एक उदाहरण हमें आज के हमारे टॉपिक पर ले आता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्राचीन ज्ञान है क्या, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज की दुनिया में इसकी क्या जगह है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर असल में इसका मतलब क्या है? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि ये सिर्फ पुरानी किताबें या दादी नानी के नुस्खे नहीं हैं। नहीं, ये तो ज्ञान का एक जीता जागता खजाना है जो तजुर्बों से बना है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचा? कहानियों के जरिए, रस्मों रिवाजों के जरिए और साथ मिलकर जीने के तरीकों से। ये वो ज्ञान है जो सीधे प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते से पैदा हुआ। और इस ज्ञान की सबसे खास बात है इसका नजरिया। देखिए, ये चीजों को अलग अलग हिस्सों में तोड़कर नहीं देखता, जैसा कि अक्सर मॉडर्न साइंस करता है। नहीं, ये मानता है कि सब कुछ, इंसान, नेचर, ये पूरा ब्रह्मांड, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये किसी एक इंसान का नहीं, बल्कि पूरे समाज का, पूरी कम्युनिटी का जमा किया हुआ तजुर्बा है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये सस्टेनेबल है। मतलब ये हमें कुदरत के साथ मिलकर जीना सिखाता है, उसके खिलाफ जाकर नहीं। तो चलिए अब कुछ असली एग्जाम्पल्स देखते हैं कि ये ज्ञान असल में कितना एडवांस्ड था। और ये वो उदाहरण हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये जीरो, शून्य का कॉन्सेप्ट। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन था। एक ऐसी खोज जिसने मैथ्स और साइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। आज हमारे कंप्यूटर्स, हमारी पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी, सब इसी एक आइडिया की देन है। और ये आइडिया भारत की देन है। और चलिए फिर से सुश्रुत की बात करते हैं। जरा सोचिए ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। मतलब नाक बनाने के लिए गाल या माथे से स्किन लेना, उसे सही शेप देना और फिर उसे एकदम परफेक्टली नई जगह पर स्टिच कर देना। ये एक ऐसी टेक्निक है जो आज भी बहुत एडवांस्ड मानी जाती है। उस जमाने की मेडिकल जीनियस का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। और ये सिर्फ मेडिकल साइंस तक ही नहीं था। पानी को ही ले लीजिए। आज हम बड़े बड़े डैम्स पर डिपेंड करते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, राजस्थान के जोहड़ जैसे तरीकों ने सदियों तक लोगों की पानी की जरूरत पूरी की। कैसे? बस बारिश का पानी जमा करके, जिससे ग्राउंड वाटर भी अपने आप रिचार्ज हो जाता था। कितना सिंपल, लेकिन कितना ज्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल तरीका। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये नॉलेज इतना जबरदस्त था, तो फिर ये गायब कहां हो गया? ये हमारी मेन स्ट्रीम से बाहर कैसे हुआ? इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, एक रुकावट। अगर इतिहास को देखें ना, तो एक के बाद एक कमाल की खोजें नजर आती हैं। वेदों में साइंस से जुड़ी बातें, पाणिनि की ग्रामर जिसने भाषा को समझने का तरीका ही बदल दिया, आर्यभट्ट का ये कहना कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है, और तो और केरल स्कूल ने तो न्यूटन से भी सदियों पहले कैलकुलस के बेसिक प्रिंसिपल्स बना लिए थे। मतलब हजारों साल तक लगातार इनोवेशन चलता रहा। और फिर आया कॉलोनियल दौर। ब्रिटिश राज में वेस्टर्न एजुकेशन और साइंस को सुपीरियर बताया गया और भारत के अपने नॉलेज सिस्टम्स को अंधविश्वास या अनसाइंटिफिक बोलकर किनारे कर दिया गया। गुरुकुलों को मदद मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे ये सारा ज्ञान हमारी नजरों से ओझल होने लगा। और ये खतरा आज भी खत्म नहीं हुआ है, बस इसका रूप बदल गया है। इसे कहते हैं बायोपायरेसी। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हल्दी। हम सब जानते हैं, सदियों से हमारे घरों में चोट लगने पर हल्दी लगाई जाती है ना? लेकिन हुआ ये कि एक अमेरिकी कंपनी ने हल्दी के इसी गुण पर अपना पेटेंट फाइल करने की कोशिश की। मतलब ज्ञान हमारा और फायदा कोई और उठाए, बिना कोई क्रेडिट या मुआवजा दिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आज की तारीख में इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या इस पुराने ज्ञान की आज की मॉडर्न दुनिया में कोई जगह है? जवाब है, बिल्कुल है। जरा सोचिए, आयुर्वेद और योग आज पूरी दुनिया में हेल्थ और वेलनेस का दूसरा नाम बन चुके हैं।
पारंपरिक खेती के तरीके हमें क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत बड़ी चुनौती से निपटने में मदद कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र हमें सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली घर बनाने की प्रेरणा दे सकता है। ये सिर्फ गुजरे जमाने की चीजें नहीं हैं, ये हमारे भविष्य के लिए समाधान है। और अच्छी बात यह है कि अब इस ज्ञान को वापस लाने की कोशिशें तेज हो रही हैं। सरकार का आयुष मंत्रालय इसे प्रमोट कर रहा है। TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बायोपायरेसी को रोकने का काम कर रही है। ये दुनिया भर के पेटेंट ऑफिस को बता देती है कि भाई ये ज्ञान तो हमारा है, इस पर पेटेंट नहीं हो सकता। और हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी इसे स्कूल के सिलेबस में वापस ला रही है। तो असल बात यह है, कोई ये नहीं कह रहा है कि हमें मॉडर्न साइंस को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हमें दोनों की सबसे अच्छी बातों को साथ लेकर चलना है। ये अपने अतीत को सम्मान देने की बात है और उससे सीखकर एक ज्यादा बैलेंस्ड और टिकाऊ भविष्य बनाने की बात है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारे पास ज्ञान का ये विशाल खजाना है, एक नक्शे की तरह। अब ये हम पर है कि हम आने वाले कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सोचने वाली बात है ना?